नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग रिवॉल्यूशन है इस इंडस्ट्री के अंदर। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? रेज हैंड करें, हैंड रेस करें, कौन कौन ये एग्री करता है कि हम लोग रिवॉल्यूशन है, हम लोग क्रांति हैं, और हम वो लोग हैं जो फॉर्चुनेट, इसमें 200 लोग कनेक्टेड हैं जो इस क्रांति का पार्ट नहीं बने हैं, इस क्रांति को रचने जा रहे हैं, इस क्रांति को लिख रहे हैं। हैंड रेस करें। 36, केवल 36 लोग जानते हैं, 35 लोग जानते हैं। हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस। एनर्जी गेम है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर एनर्जी मुझे मिलेगा तो शायद मैं बेस्ट डिलीवर कर पाऊंगा। और कोई भी स्ट्राइविंग वुल्फ का कोर मेंबर, गोला जी हो सकते हैं, दिशा हो सकती है, भरत हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पूरन हो सकता है, मानस हो सकता है, कोई भी एक्टिव रहे। अगर कुछ भी इसमें इशू आए, क्योंकि आप लोगों ने मल्टीपल टाइम ये सेशन देखा है, लास्ट टाइम मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी जिसमें टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज हो गया था, तो प्लीज लेट मी नो ओवर माय व्हाट्सएप, या फिर इसमें भी आप चैट पे लिख सकते हो। ग्रेट 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 ग्रेट। तो जर्नी ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड जायंट इन इंडिया। सो इस इंडस्ट्री की अगर हम लोग देखें शुरुआत कहां से हुई थी, प्लीज नोट्स बनाना, बिकॉज ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल सेशन होने वाला है। सो प्लीज नोट्स बनाना एंड थोड़ा सा अटेंटिव हम लोग रहेंगे। कार्ल एफ रेनबॉर्ग, किस किसने ये नाम सुना है? कार्ल एफ रेनबॉर्ग। कार्ल एफ रेनबॉर्ग अंडरस्टूड द रोल ऑफ सप्लीमेंट इन लाइफ फ्रॉम चाइना। बेसिकली क्या था, ये यूएसए के बेस्ड एक साइंटिस्ट थे, ये चाइना गए, एंड यूएसए के अंदर क्या होता था ना, पिज्जा बर्गर वाले लोग ज्यादा होते थे, आज भी ज्यादा होते हैं, हमारे टाइप के मोटे ताजे टाइप के जो जंक फूड पसंद करते हैं, है ना, इस तरीके के लोग ज्यादा होते थे। जब वो चाइना के अंदर गए, चाइना में उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, यहाँ पे तो सप्लीमेंट खाते हैं। अब सप्लीमेंट का उनको किसी ने, जैसे हम लोग समझाते हैं ना आने वाला फ्यूचर सप्लीमेंट का क्या है, कैसे खाने के अंदर ये हो रहा है, तो उस समय किसी ने ऐसी इनको उसने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, किसी ने जनरली उनको एक रूल समझाया कि आने वाला टाइम में सप्लीमेंट्स का क्या रोल है। वहां से कार्ल एफ रेनबॉर्ग के दिमाग में घुस गया, और कार्ल एफ रेनबॉर्ग को मालूम था ये सबसे ज्यादा ओबेसिटी के केसेस भी यूएसए के अंदर है, सबसे ज्यादा अनहेल्दी अनहाइजीनिक चीजें भी यूएसए में हो रही है। तो कार्ल एफ रेनबॉर्ग गए 1934 के अंदर यूएसए के अंदर, उन्होंने एक कंपनी शुरू करी, न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, ये एक कंपनी के साथ अटैच सुना होगा, ये भी बताऊंगा कैसे अटैच्ड हुआ, राइट। 1934 के अंदर इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी न्यूट्रलाइट, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं थी, एमएलएम कंपनी नहीं थी, जनरल कंपनी थी। और जनरल कंपनी में क्या होता था, इन्होंने सप्लीमेंट ले गए और सप्लीमेंट को बेचना स्टार्ट करा, जैसे नॉर्मल कंपनी खुलती है ना दुकान लगा के बेचना, वैसे ही इन्होंने स्टार्ट करा। अब इन्होंने क्या देखा, 9 साल बाद 10 साल बाद क्या देखा इन्होंने, 10-11 साल बाद क्या देखा इन्होंने, एक अपना ना एनालिसिस करा, टर्नओवर अच्छा हो रहा था, बहुत बढ़िया जबरदस्त इनका काम चल रहा था, पर इन्होंने देखा यार मेरा बिजनेस कैसे हो रहा है। तो बिजनेस इन्होंने देखा 60 to 70%, ये हैरान हो गए कि वर्ड ऑफ माउथ से इनका प्रोडक्ट बिक रहा था, वर्ड ऑफ माउथ से इनका प्रोडक्ट बिक रहा था। फॉर एग्जांपल मैं मोटा हूं, मेरे को कोई प्रोडक्ट पसंद आया या यूज करा मैंने, मुझे अच्छा लगा, और मेरा कोई फ्रेंड है वो भी मोटा है, मैंने उसको सजेस्ट करा यार ये प्रोडक्ट से मेरे को रिजल्ट मिला। होती है ना, लोगों की आदत होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी से भी पूछूं, राइट, किसी से भी यहाँ पे पूछूं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, या मैं किसी से भी अगर ये पूछूं आपके शहर के अंदर बेस्ट समोसे कौन बनाता है, तो बहुत सारे लोग आंसर देंगे कि बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे ना। फॉर एग्जांपल बीकानेर का एग्जांपल आ सकता है, फॉर एग्जांपल हल्दीराम का एग्जांपल आ सकता है, फॉर एग्जांपल कोई लाला अंकल का एग्जांपल आ सकता है। बट सवाल यह कि क्या उन लाला अंकल ने कभी आपके घर पे एक समोसा फ्री में दिया, एक बर्फी फ्री में दी? नहीं दी, क्योंकि ये लोगों की आदत होती है सजेशन देने की। तो कार्ल एफ रेनबॉर्ग को 1934 में जब कंपनी स्टार्ट करी और 10 साल बाद देखने पे ये मिला कि उनका एडवर्टाइजमेंट से धंधा ज्यादा नहीं हो रहा, उनका वर्ड ऑफ माउथ से हो रहा है। तो 1945 के अंदर उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना, अभी तो लोग सजेस्ट इसलिए कर रहे हैं प्रोडक्ट को क्योंकि उन्हें फायदा मिला, क्यों ना मैं इनको कुछ कमीशन दे दूं प्रोडक्ट सजेस्ट करने पे, क्यों ना मैं इनको कुछ कमीशन दे दूं प्रोडक्ट को सजेस्ट करने पे, तो कैसा रहेगा। तो कार्ल एफ रेनबॉर्ग के दिमाग में आइडिया हुआ, और एक ऐड दिखा है ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी, बट इनका एक ऐसा आइडिया था जिसने लाखों करोड़ों की जिंदगी को बदला एंड बड़े लेवल का रिवॉल्यूशन लाया। इनको खुद नहीं मालूम था कि इतना छोटे से आइडिया के साथ ये पूरे दुनिया के अंदर $200 बिलियन, हेलो, इंडस्ट्री का आज टर्नओवर की अगर हम लोग बात करें तो $200 बिलियन की इंडस्ट्री हम लोग बन चुके हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, गूगल कहता है इवन 240 के आसपास आ गए होंगे कोरोना के बाद, अभी नया डेटा आया नहीं है। $200 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई 25-30 साल या 40 साल के पीरियड के अंदर। केवल एक छोटा सा आइडिया था कार्ल एफ रेनबॉर्ग का कि जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो अभी इसलिए कर रहे हैं कि फायदा हुआ है, क्यों ना मैं इनको एक छोटा सा कमीशन दे दूं। बट हुआ क्या, अब क्वेश्चन आता है कि सर न्यूट्रलाइट तो एमवे के साथ अटैच्ड है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। हुआ क्या, न्यूट्रलाइट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था।
फॉर एग्जांपल जैसे आजकल क्या होता है, फाइटो एटॉमी का जब स्टार्टअप हुआ तो पूरी की पूरी मैनेजमेंट ने एक टीम बिठाई कि बेस्ट कैलकुलेटिव प्लान कैसे डिजाइन हो सकता है। तो उस समय तो इतनी R&D थी नहीं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। इन्होंने कोई परसेंटेज डिसाइड करा, इन्होंने बोला 5-10% एक जने को देंगे, बट इनको मल्टीप्लीकेशन का नहीं मालूम था। काले फ्रेंडबोर्ड को डुप्लीकेशन की पावर नहीं मालूम थी। इनको ये नहीं मालूम था 2 का 4, 4 का 16, 16 का 56, 56 का 256 जो भी होता है किस लेवल से ये डुप्लीकेट होगा। एंड वो प्लान कोलैप्स हुआ, वो न्यूट्रलाइट कोलैप्स हुआ। एंड उस समय रिचार्ड और जो एम्वे के आज मालिक बोले जाते हैं, वो इस कंपनी का पार्ट बन चुके थे, उसके टॉप लेवल के ऊपर थे। एंड उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्लान स्टार्ट करा जिसका नाम था अमेरिकन वे। अमेरिकन वे का मतलब है एम्वे, राइट। और बाद में जाके न्यूट्रलाइट को एम्वे ने खरीदा। किस किस को मालूम है एम्वे के सप्लीमेंट्स आज भी न्यूट्रलाइट के नाम से आते हैं? बहुत सारे लोगों को मालूम होगा ना, एम्वे के जो सप्लीमेंट्स है वो न्यूट्रलाइट के नाम से आते हैं। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उसने कंपनी ने उसको खरीद लिया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस समय क्या हुआ, जैसे ही मल्टी लेवल इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया ना, पूरा मार्केट क्रैश हो गया। सब लोग देख रहे थे कि ये काले फ्रेंडबोर्ड कर क्या रहा है, क्योंकि एक जैसे ही उन्होंने सप्लीमेंट्स का वाइटामिन्स का काम शुरू करा, उनको देख के बहुत सारे लोगों ने कर दिया। तो 10 साल बाद इन्होंने ये देखा कि यार मेरा मार्केट भी सैचुरेट हो रहा है, मैं सब लाने वाला विटामिन को मैं था, अब ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, अब क्या किया जाए। तो इन्होंने जैसे ही ये मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा ना, इनका बिजनेस इतना बूम हुआ कि लोग देखते रह गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई कि हुआ क्या, राइट। अब क्वेश्चन आता है काले फ्रेंडबोर्ग ने, अब क्वेश्चन आता है काले फ्रेंडबोर्ग ने क्या रीजन रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग को चुना या मल्टी लेवल मार्केटिंग को अपनी कंपनी के अंदर डाला? कोई भी मुझे ये आंसर चैट के अंदर, अगर चैट पॉसिबल हो रही है आप लोगों पे, एंड अगर चैट नहीं हो रही है तो प्लीज होस्ट से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैट ऑन पार्टिसिपेंट्स के लिए भी कर दें, है ना। तो क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि काले फ्रेंडबोर्ग ने मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा? ठीक है, इसको भी मैं करता हूं। व्हाई मस्ट ही हैव चूज मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पहला चीज, टू कट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। सब लोग कहेंगे कि सर एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्च होता होगा, इसलिए उसे काटने के लिए कर लिया। ठीक बात है, एडवर्टाइजमेंट को कम करके उन्होंने प्रोडक्ट की और बढ़ा दी। बेनिफिट इज कंज्यूमर। दूसरा किसी इंसान के मन में ये आ सकता है कि सर कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने किया, है ना, कि जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनको भी घर में 2 पैसे चले जाए। तो आंसर आता है नहीं, ये भी पूरा रीजन नहीं था। सबसे बड़ा रीजन उनका ये था, टू बीट ट्रेडिशनल मार्केट इजीली, मेन कॉम्पिटिशन वाज ट्रेडिशनल मार्केट। गेम समझो, असली जो कंपटीशन था इनका ट्रेडिशनल मार्केट था। इस इंडस्ट्री का जो जन्म हुआ था वो ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करने के लिए था। बट भारत में हो क्या रहा है, बट इंडिया में अभी हो क्या रहा है, वो आता है वो कहता है मैं इससे बेहतर, वो आता है वो कहता है मैं इससे बेटर, वो कहता है कि मैं 2 लाख जनरेशन, वो बोलता है कि मैं 3 लाख जनरेशन, अब आएगा सिंगल लाख जनरेशन। फालतू की चीजें चल रही है। एंड बाहर जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो हम लोगों को देख के केवल हंस रहा है। दिस इज अ हार्ड फैक्ट जो हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री का जो जन्म हुआ था वो ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन के लिए था, ना कि चूहा बिल्ली की तरह आपस में लड़ने के लिए, राइट। वो वर्ड यूज नहीं करता इसलिए आई रिप्लेस इट विद चूहा, राइट। तो टू बीट ट्रेडिशनल मार्केट इजीली, तो मेन कंपटीशन था ट्रेडिशनल मार्केट। याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये आगे मैं रिलेट करूंगा। ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन के लिए जन्म हुआ था इस इंडस्ट्री का। बट इंडिया में क्या क्या फेज हुए, लेट्स टॉक। जर्नी इन इंडिया, जर्नी ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इन 4 फेजेस। इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री की, इस प्यारी इंडस्ट्री की जो जर्नी है भारत के अंदर, वो 4 फेजेस के अंदर डिवाइड मैंने करी है। फर्स्ट फेज है बर्थ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडस्ट्री का जन्म भारत के अंदर हुआ। इसको मैं बोलता हूं एरा ऑफ एमएनसीज भी, मल्टीनेशनल कंपनीज का राज। एंड मैं सैल्यूट करता हूं इन कंपनीज को। अगर ये नहीं आती तो हमें सिखाता कोई नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा भी एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आम आदमी आके भी, मिडिल क्लास इंसान आके भी बिना बड़ा पूंजी का निवेश करे, बिना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करे, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, मिलेनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बन सकता है। सेकेंड फेज, बर्थ ऑफ इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज का जन्म हुआ, अपनी कंपनीज का जन्म हुआ। इस फेज को मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की नाक भारत में इन कंपनीज ने बचाई। थर्ड फेज आया डाउनफॉल ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज का डाउनफॉल हुआ, जहां पे हमारी कंपनीज जीती, इंडियन कंपनीज जीती, है ना, जहां पे हमारा भारत जीता। और चौथा फेज वो फेज है जिसको ये 215 लोग विटनेस नहीं कर रहे हैं, 215 लोग लिखने जा रहे हैं, वो है क्रांति। द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड जब फाइटो एटॉमी का जन्म होगा या हो चुका है। इसको होगा इसलिए बोल रहा हूं कि सेशन में अपन लोग लास्ट में देखेंगे, राइट। उसके बाद कैंसल, ग्रेट। उसके बाद फर्स्ट फेज हुआ बर्थ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेशंस के अंदर और कंपनियों के नाम नहीं लेने चाहिए। मैं कहता हूं क्यों नहीं लेने चाहिए?
आप होंडा की गाड़ी लेते हो तो क्या मारुति से कंपेयर नहीं करते हो? जर्नी नहीं समझते हो? एम्बेसडर ले लोगे अगर अभी जाके कि नहीं यार नेता तो एम्बेसडर पे चलते थे, आपके पापा दादा ने बोला यार हमारे टाइम पे एम्बेसडर बढ़िया होती थी, और आपने केवल इतना सुना और जाके आप एम्बेसडर कहीं से ले भी आए, और फिर बगल से होंडा सिटी निकली, होंडा अमेज निकली, साइंस सीना, और फिर आप कह रहे हो यार मैं क्यों नहीं मैंने चूज करा। अब गलती किसकी है? दादा की? नहीं, गलती है आपकी, आपने देखा ही नहीं कि किस लेवल पे इवोल्यूशन हुआ है, किस लेवल पे चेंजेस हुए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ओपनली नाम लेना चाहिए। रीजन ये है कि एटलीस्ट आप लोग कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी ले लोगे 10 लाख रुपए खर्च करके ना, 5 लाख रुपए खर्च करके ना, 20 लाख रुपए खर्च करके ना, बट आप अपनी लाइफ को जब डालते हो ना किसी कंपनी में, तो आपकी लाइफ की वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं है, करोड़ों में है। और उसके बाद आप किसी को भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हो बिना कंपैरिजन करे, तो मुझे बहुत दुख होता है और आपको भी दुख होना चाहिए। उसके बाद आप फेल होते हो और कहते हो यार मैं फेल हो गया, तो उसमें गलती कंपनी, प्रोडक्ट, लोगों की नहीं थी, जिसने आपको ज्वाइन कराया उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी, आपने कंपैरिजन नहीं करा। तो फर्स्ट फेज पे हम लोग आते हैं, बर्थ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। पहले 7 साल के अंदर ये फेज मैंने रखा। इन 1995 इंटरनेशनल कंपनीज पेनिट्रेटेड इन इंडिया आफ्टर डूइंग ग्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर 1995 के अंदर इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं भारत के अंदर और लोगों को सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। एम्बे, फॉरएवर, टियान्स, दिस वाज माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, मैं इसको क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट और लास्ट, है ना। दिस इज फाइटोएटॉमी इज माय सेकंड कंपनी एंड सेकंड एंड लास्ट, होप सो। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, ओरिफ्लेम, यूनिसिटी, इस तरीके से बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आई। पूरे दुनिया में अच्छा करने के बाद इंडियंस को सिखाया, भारतीयों को सिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे? इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे? आज भी एक्सीलेंट एजुकेशन सिस्टम। इनका एजुकेशन सिस्टम नो डाउट अच्छा होता था। आज भी एमबे के एजुकेशन सिस्टम की कस्में खाई जाती हैं। एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि इंटरनेशनल कंपनी में मेरा जन्म हुआ। फर्स्ट कंपनी मेरी इंटरनेशनल थी। हो सकता है बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली, बट बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिली, बहुत सारे ऐसे चाइना, कोरिया के ट्रेनर्स से सीखने को मिला, जिसकी वजह से आज सिंगल हैंडेडली, ना कोई अपलाइन के यूज से, ना चीजों के उससे, सिंगल हैंडेडली हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं और अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर पाए, राइट। तो एक्सीलेंट एजुकेशन सिस्टम, इनका एजुकेशन सिस्टम नो डाउट अच्छा होता है। मैं दोनों पॉइंट्स पे बात करूंगा, मैं स्ट्रेंथ्स पे भी बात करूंगा, वीकनेस पे भी बात करूंगा। तो मैं ना तो किसी की बहुत ज्यादा कमियां बता रहा हूं, ये सिंपल है कि जिसके अंदर स्ट्रेंथ है उसके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस भी होगी, राइट। एक्सीलेंट एजुकेशन सिस्टम, इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी होती थी। आज भी आप इनके प्रोडक्ट्स उठाओ तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैनेजमेंट और सर्विस इनके अच्छे होते थे, राइट। ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट होते थे, फास्ट मैनेजमेंट होते थे, क्योंकि ये लोग अच्छे लोगों को हायर कर लेते थे। उसके बाद वीकनेस की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? ओनली डीलिंग इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ये लोग केवल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में काम करते थे, हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स में काम करते थे। एंड मैं ये वो फेज की बात कर रहा हूं 20 साल पहले। आज भी, आज छोड़ो 20 साल पहले छोड़ो, आज की बात करते हैं। आज भी सप्लीमेंट को, मल्टीविटामिन को दवाई के रूप में देखा जाता है, हाँ कि ना? तो मैं 20 साल पहले, 25 साल पहले जब इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा, मैं उस फेज की बात कर रहा हूं। कोई बॉडी भी बना लेता था तो हम लोग कहते थे कि प्रोटीन को कहते थे कि पाउडर खा के बॉडी बनाई है, घर में सुना होगा, राइट। तो पाउडर का मतलब क्या होता था? प्रोटीन। तो इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। ओनली डीलिंग इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये केवल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में काम करते थे। प्रोडक्ट्स वर ऑफ नो यूज। प्रोडक्ट्स इनके ज्यादा यूज के नहीं होते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी ने लॉन्च करा कार वॉश। अब इंटरनेशनली कार्स का ट्रेंड था, बट इंडिया के अंदर इतने ज्यादा इकोनॉमी ग्रोथ पे नहीं थी कि हर इंसान के पास कार हो। अब जैसे ही उसके पास कार वॉश आता था, वो इसको ऐसे देखता था, ऐसे देखता था, और महंगा प्रोडक्ट होने के बाद ले भी आता था। फिर जैसे ही अपनी सो कॉल्ड अप्लायंस से पूछता था कि सर ये पहले तो बला क्या है, तो फिर वो बोलता था कार वॉश है। तो उसने कहा इसका मैं क्या करूंगा? तो वो कहता है कि मेरे पास कार तो है नहीं। फिर वो क्या करता था, वो पूछता था आपके पास क्या है, वो कहता भैंसे। तो वो कहता है अब क्या होता था कि वो लोग अपनी भैंसे धोने लगते थे, वो लोग अपने केटल्स को धोने लगते थे, वो पोंछा मारने लगते थे। तो प्रोडक्ट्स यूज के नहीं थे। इंडियन मार्केट के हिसाब के इनके पास प्रोडक्ट्स नहीं थे, ओवर प्राइस थे। 97% पॉपुलेशन कांट अफोर्ड। आज भी 97% पॉपुलेशन 10,000 रुपए महीना कमाती है, वो महंगे प्रोडक्ट्स नहीं ले सकती। इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें तो 5-6 हजार रुपए का महीने का प्रोडक्ट नहीं ले सकती, जिसकी इनकम, हाउस होल्ड इनकम ही 10,000 रुपए है। नो प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट के हिसाब के इनके प्रोडक्ट्स नहीं थे। इसलिए क्या हुआ, नेचुरल सेलर्स कभी इनके साथ आए नहीं। नेचुरल सेलर का मतलब क्या हुआ? किराना वाला, जिम वाला, ब्यूटी पार्लर वाला अवॉइड करते थे इनके प्रोडक्ट्स को रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज के नहीं है तो लेगा कौन, और अगर लेगा भी तो मार्केट से कम 50, 100, 200 गुना महंगे इनके प्रोडक्ट्स थे, राइट। ये वीकनेस थी। इसी वीकनेस को देखते हुए आपके और मेरे जैसे लोगों ने ये वीकनेस देखा, और सेकंड फेज शुरू हुआ
जिसमें बर्थ हुआ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का जन्म हुआ। इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे? इन्होंने नए तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। मार्केट में फर्स्ट टाइम देखा गया कि चाय भी बिक सकती है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे कनेक्ट होंगे, शायद मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं, जितनी आप लोगों के एक्सपीरियंस होगा उतनी शायद हमारी एज होगी, बट स्टिल आप लोग कोऑर्डिनेट करोगे, आप लोग रिलेट कर पाओगे कि नए तरीके के प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हुए। एंड ये वो फेज था जिसमें अपने को ये भी मालूम पड़ा चाय भी बिक सकती है इस बिजनेस के अंदर। ये मालूम पड़ा राइस ब्रान ऑयल भी आ सकता है, कुकिंग ऑयल भी आ सकता है, बर्तन धोने की चीजें भी आ सकती है, मतलब डेली यूज के प्रोडक्ट्स आए। एफएमसीजी, होम केयर, पर्सनल केयर, ये रेंज मार्केट के अंदर आने लगी। इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? इनके इंटरनेशनल कंपनीज से इन्होंने दाम को कम किया, राइट? इंटरनेशनल कंपनीज से दाम को कम किया, बट स्टिल मार्केट से इनका प्राइस 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना था। वो मैं आगे वीकनेस में बात करूंगा, ठीक है? और इनका जो वे ऑफ प्रमोशन था ना, वो कंपेयर करते थे प्राइस ऑफ प्लान। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, मेरी टीम में भी कमेंट्स करते हैं फेसबुक वॉल्स पे, मैं देखता हूं कि आप लोग हमारे प्रोडक्ट से कंपेयर क्यों कर रहे हो, राइट? आप लोग हमारे प्रोडक्ट के दामों से कंपेयर करके क्यों फोटोज चलाते हो? मेरे प्रेजेंटेशन जो रहता है बिजनेस प्लान, उसमें भी लोग मेरे को कंप्लेन कर देते हैं कि यार सर आप औरों के कंपेयर क्यों करते हो? क्योंकि आप देखो ना ट्रेंड, तो किसी ना किसी कंपनी का, फॉर सो कॉल्ड आज जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ना धंधे के मामले में, जो अपने आप को नंबर 1 बोलते हैं, उनकी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, एक ही बात वो रटते थे, हमारा इंटरनेशनल कंपनी से प्राइस कम है तो बिकेगा ज्यादा, और हमारे में कंडीशन कम है, राइट? तो इनके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट केवल एक था इनका कि इन्होंने नई तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आए, और दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उस समय के हिसाब से ये था, इंटरनेशनल कंपनीज जो चल रही थी उनसे इन्होंने दाम कम किया। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, राइट? बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, अपने हिसाब से डेफिनेशन दे देते हैं। कोई नेटवर्कर, बड़ा नेटवर्कर का एग्जांपल लो, उसकी 20 साल पुरानी वीडियो देखो, जब उसने नई कंपनी ज्वाइन करी थी, तब वो बोलेगा नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही उसको 10 साल हो गए, वो कहना शुरू कर देगा जिसको 10 साल हो गए हैं वो करनी चाहिए। अभी मैं एक देख रहा था, नंबर 1 कंपनी के सो कॉल्ड कोई लीडर थे, फिर वो बोलने लगे 10 साल पुरानी कंपनी करनी चाहिए। जैसे ही 15 साल होंगे वो कहेंगे 15 साल का बच्चा हो गया, 15 साल की करनी चाहिए। तो लोग अपने आप डेफिनेशन देते हैं कंपनी कैसे चूज करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आप हमेशा मार्केट कंपेयर करो। अगर मेरे से कोई पूछे इंडियन कंपनीज जो सो कॉल्ड चल रही हैं, इनको मैं कब ज्वाइन करता, तो मैं 2004 में, अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया हुआ तो होता, जब मैं 4 साल का था और मुझे अगर समझ होती, तब मैं उन कंपनीज को ज्वाइन करता, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज से उन्होंने कुछ कंपैरिजन में चीजें लो करी, जिसकी वजह से एक बहाव आया, जिसकी वजह से एक वेव आई, और जिसकी वजह से बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर्स बने, राइट? उसके बाद अगर हम लोग बात करें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्लियर हो गए। वीकनेस की, हेल्थ सप्लीमेंट डोमिनेशन, इनके पास कोई अपनी रिसोर्सेज नहीं थी। कोई मुझसे पूछता है कि फाइटो एटॉमी की प्रोफाइल क्या है, तो मैं कहता हूं कि प्रोफाइल की जरूरत क्या है, लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार रिसोर्सेज वाली कंपनी है हम लोगों की, आप लोगों को प्राउड होना चाहिए। मैं हमेशा प्राउड ये फील करता हूं, मित्या जी जिनसे, जो हमारी गाइडिंग फोर्स है, जो हमारा बैकबोन है, जब भी सेशन देखता हूं सर का, जब भी सर के साथ बात होती है, तो गर्व से सीना मेरा चौड़ा रहता है, इसलिए क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल कंपनी के साथ हैं। रिसोर्सफुल, अब कोई लोग कहते हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट होना क्यों जरूरी है, जैसे पूंजीवाद या इन्वेस्टमेंट बड़ा होना क्यों जरूरी है, यही बहुत बड़ी कमी रह गई इंडियन कंपनीज में। इंडियन कंपनीज के पास रिसोर्सेज नहीं थी। टाटा और ये बड़े बड़े ग्रुप्स, चाहे हम लोगों का भी ग्रुप हो गया या कोई भी बड़े ग्रुप्स हो गए, वो उस समय इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं करते थे। उस समय क्या हुआ, छोटी कंपनीज ने स्टार्ट करा बिजनेस। छोटी कंपनी मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ, तब तो इनके पास 2-4 तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट आ गए। मतलब आप ये मानो साबुन 1-2 तरीके का लॉन्च कर दिया है ना, इस तरीके के प्रोडक्ट तो इन्होंने लॉन्च कर दिए। इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पुराना बैकअप नहीं था बड़ा, जिसकी वजह से ये हेल्थ सप्लीमेंट इन्होंने कॉपी मारे। आज आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी उठा लो, राइट? उसकी आप प्रोडक्ट लिस्ट जाके देखो, प्रोडक्ट लिस्ट के बाद देखने को मिलेगा यार इसमें तो 2-4 ही प्रोडक्ट्स हैं, या 10-20% प्रोडक्ट्स ही हैं जो एफएमसीजी के हैं, 60 से 70% तो सप्लीमेंट ही है, राइट? तो हेल्थ सप्लीमेंट डोमिनेट कर रहा था क्यों, और इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी। आज मैं प्राउड फील करता हूं, 300 करोड़ से बड़ी एसेट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं सर, मायने रखता है। 30 लाख रुपए के छोड़ो, 3 लाख रुपए में कंपनीज खुलती हैं इंडिया के अंदर। 300 करोड़ की एसेट बिल्ड कर रही है कंपनी, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हेल्थ सप्लीमेंट डोमिनेशन एक वीकनेस थी, इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि मेरे को फाइटोएटॉमी अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना था, मेरे को आगे करना था, बट स्टिल रहा नहीं जाता ना, जब कुछ लोगों में कमी देखते हो अपने अंदर, ये लगता है कि यार ये तो अपना पॉइंट सही है, तो रखने का मन कर जाता है। तो हेल्थ सप्लीमेंट डोमिनेशन में था इनके एफएमसीजी, और ये प्रोडक्ट्स तब भी कम रहे। प्राइस स्टिल रिमेन हायर, मार्केट से इनके जो प्रोडक्ट्स के दाम थे वो तब भी बहुत ज्यादा हाई थे। और यहां से क्या हुआ, सपने बेचना शुरू हुआ। कोई मुझसे पूछे, कोई मेरे को बताए इंटरनेशनल कंपनीज ने सपने बेचे होंगे या इंडियन कंपनीज ने? शुरू कहां से हुआ होगा, इंटरनेशनल या इंडियन?
लोग कहते हैं सर इंटरनेशनल, क्योंकि महंगे तो उनके भी थे। नो, क्योंकि उन्होंने लॉन्च ही ऐसे प्रोडक्ट करे जो मार्केट में नहीं थे। मल्टीविटामिन उन्होंने लॉन्च कर दिया, मैं सपोज करो 2000 रुपए का, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज रिलेट करना, शायद कुछ लोगों को रिलेट हो, बट ट्राई करना। मल्टीविटामिन उन्होंने लॉन्च करा 2000 रुपए का, ठीक है, और मार्केट के अंदर मल्टीविटामिन दूसरा बिकता ही नहीं है, तो यहां सपने बेचने की जरूरत है क्या? नहीं। लोग ये सोच लेते हैं यार ये मल्टीविटामिन है, बॉडी में सारी विटामिन की कमी पूरी करता है, इसको खाने से कोई बीमारी नहीं होगी, तो 2000 का ही आता होगा। बट सपोज करो किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, मार्केट में चाय लॉन्च करी 200 रुपए की, और मार्केट में इजीली अवेलेबल है 80 रुपए की, तो यहां सपने बेचना पड़ता है। यहां बताना पड़ता है कि जो 120 रुपए का फर्क है उसमें मर्सिडीज आ जाती है, 120 रुपए का फर्क है उसमें बंगले बन जाते हैं, गोली आ जाती है, बंदूक आ जाती है, तोप आ जाती है, इस तरीके की बातें करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रीम सेलिंग स्टार्ट हुई, ड्रीम सेलिंग जो स्टार्ट हुई वो इंडियन कंपनी से स्टार्ट हुई, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ हम लोग यहाँ थे, उसके बाद अगर हम लोग बात करें पुअर एजुकेशन सिस्टम, इनका एजुकेशन सिस्टम जो था वो पुअर हो गया। पुअर होने की वजह से क्या हुआ, आज लोग कहते हैं कि सर इस इंडस्ट्री में बड़ी सक्सेस नहीं है, सक्सेस रेशियो लो हो गया है ना, 2% 1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, जो हर इंडस्ट्री में है, बट यहाँ पे ज्यादा क्यों नहीं है ना। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा लैक रहा है इस इंडस्ट्री में, लैक ऑफ एजुकेशन हुआ। आप किसी भी पुराने लीडर को उठा के देखो, 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, अच्छा लीडर जो परफॉर्म कर रहा है यूट्यूब पे, रिगार्ड है मेरा पूरा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट है उनके लिए पूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हम भी सुनते होंगे, एंड बट स्टिल वो आपको महाभारत की कहानी सुनाता मिलेगा, रामायण की कहानी सुनाता मिलेगा, और मोटिवेट करता मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री का पूरा बेस बन गया मोटिवेशन के ऊपर, फालतू का चिल्लाना, कभी भी इस तरीके से डेटा पे बहुत कम बात होने लगी इस इंडस्ट्री के अंदर, केवल सपने बेचे जाने लगे। आग लगा लो सीने में, लाख ना आए महीने में, लोगों के सीने राख हो गए बट लाख नहीं आया, राइट। तो लैक ऑफ एजुकेशन, अब ये क्यों हुआ? गलती उन लीडर्स की नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड लीडर्स हैं, उनकी बेचारों की मजबूरी हो गई ना। जब मार्केट से 10 गुना महंगा प्रोडक्ट बेचना है तो डेटा पे बात नहीं होगी, क्योंकि डेटा तो ये कहता है आप प्रोडक्ट 10 गुना महंगा बेच रहे हो, तो मोटिवेशन की बात होगी, है ना। रामायण की स्टोरीज काम आएंगी, महाभारत की स्टोरीज काम आएंगी, मोटिवेट करना पड़ेगा, और इस तरीके की लाख और राख वाली बातें करनी पड़ेंगी। आउटडेटेड पे आउट सिस्टम, टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज, इनके पे आउट सिस्टम आउटडेटेड थे, 20 साल पुराने के हिसाब से चल रहे थे। बहुत सारी कंपनीज आई, आज फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं और इस बात पे मैं बात भी करूंगा। बहुत सारी कंपनीज आई, अभी भी आ रही हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग अपग्रेडेड है, हम लोग फादर है इस प्लान का, उस प्लान का मदर है, बाबा है, ताऊ है, चाचा है, जो उन्होंने बातें बोली, और उन्होंने बोला हम अपडेटेड है। अपडेटेड क्या होता है? अपडेटेड वो होता है कि आपके और मेरे जैसे जो ग्राउंड पे लोग हैं, वो पहले महीने आते ही 40-50, आज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट हैं जो फर्स्ट मंथ के अंदर मेरे को इंक्लूड करके 1 लाख से ऊपर पे आउट उठाया, और हो सकता है बहुत बड़ा नेटवर्क पीछे नहीं था हम लोगों के, एक भी इंसान मेरे साथ मेरी टीम के अंदर पुराना नहीं है जिसको मैं जानता हूं, सारा फ्रेश नेटवर्क बिल्ड करा, बट स्टिल 1 लाख के पे आउट पे हम लोग आ पाए। तो अपडेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके ग्राउंड पे इनकम आनी चाहिए। तो जितने भी लोग आते हैं ना, हर आदमी कहते हैं ना, हर दूध वाला अपने दूध को सफेद ही बताता है, उस तरीके से हर इंसान अपने आप को अपडेटेड बोलता है, बट अपडेट देखने का मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल की इनकम्स कैसी है। जस्ट सेलिंग ऑफ स्टोरीज, कहानी बेची जाने लगी, पहले मैं रिक्शे पे चलता था, अब मैं मर्सिडीज में चलता हूं, पहले मैं ट्रेन में रेलवे ट्रैक पे सोता था, आज मैं फलाना जगह सोता हूं, तो इस तरीके की बातें होने लगी, कहानी बेची जाने लगी। और लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का नंबर बहुत लो था आज कहीं ना कहीं। और प्रोडक्ट का नंबर क्यों लो था? क्योंकि इनके पास रिसोर्स नहीं थी। आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी 300-400 में डील करती है, ठीक है। ये वीकनेस आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। बट तब थर्ड फेज आया जिसमें डाउनफॉल हुआ इंटरनेशनल कंपनीज का। इस फेज को मैं सैल्यूट करता हूं, प्राउड करता हूं, आप लोगों को प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये वो फेज था जहां पे इंडियन कंपनीज ने इंटरनेशनल कंपनीज को बीट कर दिया टर्नओवर के मामले में। टर्नओवर इनसे बहुत बड़े करने लगे हम लोग, अचीवर्स के मामले में और मोमेंटम के मामले में, इन सब चीजों में हमने बीट कर दिया। मैं एक डेटा पे बात करता हूं अगेन, इंटरनेशनल कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, 99% कंपनीज लिखी है, फॉरएवर, हर्बलाइफ, सो एंड सो, 18-20 साल काम करने के बाद भी, 22 साल से ज्यादा काम करने के बाद भी आज भी इनका टर्नओवर 500 करोड़ के लपेटे में ही रहता है, ठीक है। इवन बहुत सारी कंपनी ऐसी है 500 करोड़ टच नहीं कर पाती, और हो सकता है एक आध कंपनी ऐसी हो जो 10-20 करोड़ 50 करोड़ ज्यादा कर जाती हो, और इनके नंबर ऑफ अचीवर्स भी बहुत लो है, इनके चेक आपको बड़े नहीं मिलेंगे। वजह क्या है? मैंने जो वीकनेस बताई फर्स्ट फेज के अंदर, उसके अंदर रिलेटेड। अब कोई पूछे इंटरनेशनल कंपनी कब करनी चाहिए, ये मेरा राय है, शायद आप लोगों को एक्सेप्ट हो या आप मेरे से इसमें गलत भी मुझे बोल सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो फर्स्ट जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी ना, वो टाइम था इंटरनेशनल कंपनीज को करने का।
आज जितने भी बड़े अचीवर बैठे हैं इनके यहाँ, उनकी टाइमिंग्स देखोगे ना तो आपको 1997, 1998, 20 साल से कर रहे हैं, 22 साल से कर रहे हैं, वही लोग मिलेंगे। इंडियन कंपनीज के अंदर मैं बात करूं, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप लोग सब नाम जानते हो, इन्होंने 1000-1500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर करना स्टार्ट करा, बट इनका केवल एक ही पॉइंट था, इन्होंने अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट प्रोडक्ट्स को बनाया और इंटरनेशनल जायंट्स को बीट करा। केवल एक वजह से, प्रोडक्ट का प्राइस इनका बहुत हाई था, मैं मानता हूं, बट इन्होंने एक ही केवल चीज करी उस समय 2003-2004 में, क्योंकि उस समय नीड थी कि इन्होंने डेली यूज के प्रोडक्ट ला दिए। नो डाउट वो मार्केट से बहुत महंगे थे, बट इसकी वजह से इनकी ग्रोथ हुई एंड इन्होंने इंटरनेशनल कंपनीज को बीट किया। बट स्टिल चैलेंजेस आफ्टर थर्ड फेज, तीसरा फेज इंडियन कंपनीज के आने के बाद भी क्या चैलेंजेस थे? प्राइसेस वर हायर देन ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल जो मार्केट था, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थे वो उनसे प्राइस बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से क्या होता था, 1 महीने 2 महीने मोटिवेट जब तक, अब लोग ये बोलते थे इंडियन कंपनीज के अंदर, यार ये साबुन अपना प्रोडक्ट कैसी, हाँ ये पेस्ट है, इस पेस्ट को अगर यूज करोगे तो मर्सिडीज आ जाएगी। अब मैं बड़ा दिक्कत में, मैंने कहा यार पीछे से आएगी तो या आगे से आएगी, कहां से आएगी? तो इस तरीके से चीजें होने लगी। तो मार्केट के अंदर जो प्राइजेस थे ट्रेडिशनल मार्केट के वो बहुत हाई थे, तो ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत हाई थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जब तक आदमी को सपने दिखते थे तब तक तो वो प्रोडक्ट लेता था, और जैसे ही सपने दिखने बंद हुए तुरंत के तुरंत उस प्रोडक्ट को छोड़ता था, जिसकी वजह से टर्नओवर रुकता था। टर्नओवर्स वर वेरी लो देन ट्रेडिशनल मार्केट। अच्छा, इस इंडस्ट्री का जन्म क्यों हुआ था? मैं बोले जा रहा हूं तो मेरे को एक बार रिलेट करना है। इस इंडस्ट्री का जन्म क्यों हुआ था? इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ था ट्रेडिशनल मार्केट से भी लड़ाई करने के लिए, उसको बीट करने के लिए। बट यहाँ क्या हुआ, टर्नओवर्स बहुत लो हो गए ट्रेडिशनल मार्केट से। 95% डिस्ट्रीब्यूटर क्विट कर देते हैं पहले 90 दिन के अंदर। पहले 90 दिन के अंदर 95% लोग क्विट कर देते हैं थे इनको। रीजन केवल एक ही था, क्योंकि इनिशियल लेवल पे पैसा नहीं बनता। आज के टाइम पे लोगों के पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस इसलिए नहीं है, लोग कहते हैं नहीं पेशेंस तो होना चाहिए इसलिए लोग सक्सेसफुल नहीं है। नहीं भाई, पेशेंस इसलिए नहीं है, उसको घर में फीस देनी है, उसके घर में रोटी खानी है, उसके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, तो कैसे वो पेशेंस रखेगा? लोग बोलते हैं कि 3 साल का यहाँ कमिटमेंट लिया जाता है, इंडियन कंपनीज में बहुत मिल जाएगा। पहली साल सीखेंगे, दूसरी साल सिखाएंगे, तीसरी साल कमाएंगे। मैंने यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस के अंदर बोला, इन 3 साल अपने घर वालों को भंडारे में खिलाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 3 साल छोड़ो, 3 महीने तक लोग वेट नहीं करते। इसकी वजह से क्या हुआ, 95% डिस्ट्रीब्यूटर क्विट करने लगे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे आए। क्योंकि मितेश तो हमेशा कहते हैं कि जब इंसान छोड़ता है ना, तो वो अपने डिसीजन को राइट बताने के लिए कोई ना कोई बातें बनाता है, राइट? अपने डिसीजन को राइट बताने के लिए कोई ना कोई बातें बनाता है। जब सपोज करो किसी ने कोई कंपनी छोड़ी, कोई रीजन हो या ना हो, अब वो अपना डिसीजन राइट बताने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए उस कंपनी की बुराई करेगा, आपकी बुराई करेगा, अपलाइन की बुराई करेगा। आप जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, 50-100 लोगों की टीम रही है, कराए, और लोग जाते हैं, हर टीम के अंदर जाते हैं, तो आप लोगों ने फेस किया होगा। अगर गलती से उसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री छोड़ दी, तो यूट्यूब पे आके बोलेगा ये इंडस्ट्री बेकार होती है ना, बहुत सारी बातों में बोलेगा ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता। बट कहीं ना कहीं दिक्कत रही इंडिया, कुछ भी जो भी कंपनीज रही उनके चक्कर में, क्योंकि 90 डेज के अंदर उसको पैसा जनरेट हुआ ही नहीं। पहले महीने 200 रुपए आए मेहनत करने के बाद, दूसरे महीने 1100 आए अगर बहुत मेहनत कर रहा है तो, तीसरे महीने पता चला दोबारा लोगों ने प्रोडक्ट लेना छोड़ दिया तो 100 रुपए ही आए, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो गया। और प्रोडक्ट की रेंज बहुत लो थी, प्रोडक्ट की रेंज इनके यहाँ बहुत लो थी। ये कुछ चैलेंजेस थे थर्ड फेज के बाद। किसी से भी जब भी बात करना अबाउट चैलेंजेस, मेरे से कोई पूछता है कि सर आप प्लान कैसे दिखाते हो, मैं सिंपल कहता हूं, मैं कोई कंपनी में ना मैं फाइटोएटोमी की बात करता हूं, ना मैं उसकी कंपनी की बात करता हूं, मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं, राइट? क्योंकि हम लोग बच्चे तो यार इंडस्ट्री के हैं ना, एब्सोल्युटली। कंपनीज तो केवल एक जरिया है, एक वेज है, राइट? बट 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे दिन शुरू हुए। 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने हम लोगों को रिकॉग्नाइज करा, हम लोगों को स्ट्रेंथ आई इस डिसीजन की वजह से, इस फेज 2016 की वजह से मेरे जैसे बहुत सारा यूथ हिम्मत कर पाया इस इंडस्ट्री में आने का। क्योंकि हम लोगों को मन तो होता था, बट कहीं ना कहीं ये लगता था यार ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, बैकअप नहीं है। बट 2016 में ये सब हुआ है ना। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का आप ये देख रहे हो। उसके बाद पढ़ाई शुरू हो गई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अलग अलग पैरामीटर्स पे पढ़ाई होने लगी। बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो वाटर मार्क है ये देख रहे हो, बीकॉम ऑनर्स के अंदर चैप्टर आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का। तो एक फेथ आ गया कि यार ठीक है, अभी इंडस्ट्री का बड़ा फेज आ रहा है। बट एक फोटो निकला 2018 में, 2018 में एक फोटो निकला, यूएसए का टर्नओवर 32, यूएसए की पॉपुलेशन 32 करोड़ की है और टर्नओवर 2.25 लाख करोड़ का है। इंडिया की पॉपुलेशन 132 करोड़ की है और टर्नओवर 8,000 करोड़ का है, राइट? अब मैं ये पूछता हूं, ये इंडिया का टर्नओवर कम है या ठीक है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत कम है,
क्योंकि 32 करोड़ में कोई 2.25 लाख करोड़ कर रहा है और हम 100 करोड़ की ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी उसका 10% भी टर्नओवर नहीं कर पा रहे। बट मैं ये कहता हूं ठीक है, जिस हिसाब से चल रहा था सिस्टम उस हिसाब से ठीक था। क्यों? जितनी भी कंपनीज मार्केट में चल रही है उसका पहले तो ये समझो 99% लोग भारत में 10,000 रुपए महीने से आसपास कमाते हैं, 10 से 15,000, राइट? जितने भी कंपनीज चल रही हैं ये 10 से 15,000 रुपए कमाने वाला उनका महंगा प्रोडक्ट ले ही नहीं सकता। तो 99% तो उनकी मार्केट है ही नहीं। 135 करोड़ में से 99% आदमी को तो हटा दो, बचेगा कितना? 20 करोड़, 25 करोड़ या जितना भी बचेगा। अगर मैं ये बात करूं 1.3 करोड़, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन केवल बचेगी जो इनका प्रोडक्ट खरीद सकती है, अफोर्ड कर सकती है या काम कर सकती है। और इस पॉपुलेशन के अंदर अगर 8,000 10,000 करोड़ या आज 12,000 करोड़ हो रहा है तो मैं हमेशा कहता हूं ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आप लोग एक चीज सपोज करो, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आप लोग एक चीज सपोज करो, अगर 1% पॉपुलेशन में इतना टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं, आज की डेट में 15,000 करोड़ के समथिंग है, इतना टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं, जब 99% पॉपुलेशन के साथ काम करोगे तो कितना बड़ा टर्नओवर होगा। इंडिया की नंबर 1 कंपनी के अंदर 1 करोड़ का चेक अगर बन सकता है 1% लोगों में काम करके, तो आप और हम तो 99% लोगों के साथ काम करेंगे तो कितने बड़े चेक बनेंगे। कंपनी 1 लाख करोड़, अभी लोगों को नहीं मालूम था कि हमारे जैसे बहुत सारे 200 लोग ऐसे कनेक्ट होंगे जो हर चीज को छोड़ के मॉर्निंग के टाइम में संडे को पार्टी करने जाना हो सकता है, घर के काम हो सकते हैं, सब्जी लेने जाना हो सकता है, बट स्टिल इस सेशन के अंदर बैठे हैं। कंपनी को भी शायद ये एंटिसिपेशन नहीं होगा, इतने डेडिकेटेड लोग, टीएसबी के सारे टाइगर्स, अरुण सर जैसे टाइगर रिकॉग्नाइज करते हैं, कनेक्ट होंगे, तो कंपनी को भी नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने छोटा सोचा अभी 1 लाख करोड़। तो डेफिनेटली मुझे तो ये लगता है कि 2-3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ तो हम लोग अकेले ही कर रहे होंगे एज अ फाइटो एटॉमिक, राइट? क्योंकि हम लोग 99% पॉपुलेशन पे काम करने वाले हैं। जब भारत में 1% पे 15,000 करोड़ हो सकता है, तो जब हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और जो बड़ी रेंज है, एक तो हर आदमी के हिसाब का प्रोडक्ट है, साबुन लॉन्च कर रहे हैं तो 110 लॉन्च कर रहे हैं, कंपनियों के पास 110 प्रोडक्ट नहीं होते, 35 25 30 साबुन हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। तो जब हम लोग इस लेवल पे काम कर रहे होंगे तो रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगी। मैंने दोबारा से पहले बात कर ली फाइटो एटॉमिक की, क्योंकि मैंने बोला रहा नहीं जाता। बट अब हम लोग इसके आगे फाइटो एटॉमिक की ही बात करेंगे। सो नाउ दिस वाज हाई टाइम फॉर रिवॉल्यूशन। ये एक हाई टाइम था क्रांति के लिए, एक हाई टाइम था रिवॉल्यूशन के लिए, और फाइनल पेज स्टार्टेड। स्केयरसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं हमेशा कहता हूं किसी ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज की जब कमी होती है ना, तभी उसका आविष्कार होता है, राइट? किसी भी चीज की जब कमी दिखती है ना, तभी आविष्कार होता है। इंटरनेशनल कंपनीज के प्राइस बहुत हाई थे, प्रोडक्ट यूजलेस था, आविष्कार हुआ इंडियन कंपनीज का। और जो लोगों ने उस समय डिसीजन लिया, आज अच्छे प्लेटफॉर्म पे 20 लाख 50 लाख रुपए महीने तक लोग कमा रहे हैं, 1 करोड़ तक महीने कमा रहे हैं, ठीक है? तो स्केयरसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एंड जब इस इंडस्ट्री को कंपटीशन देना था, 1 लाख करोड़ तक लेके जाना था, 2 लाख करोड़ तक लेके जाना था, 3 लाख करोड़ तक लेके जाना था, बड़ी अचीवमेंट्स निकालनी थी जो हम अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में देखते थे, तो उसके लिए फाइटो एटॉमिक का जन्म हुआ। और मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कहती है नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर 2 हम लोगों ने शुरू करा है। हम लोग नहीं कहते, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, कॉम्पिटिटर्स कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया अध्याय हम लोगों ने स्टार्ट करा है। पहले तो ये समझो किसी भी कंपनी को समझने से पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग धंधा है, हाँ कि ना? इससे पहले, लॉकडाउन से पहले मेरा जब एनसीआर ट्रिप था, उसके बाद हमारा एक बिहार ट्रिप रहा कुछ टीम्स के साथ, और वहां पे मैंने लोग देखा, वो बोलते हैं कि सर ये मेरी आखिरी कंपनी है, ये तो मेरी मई बाप है, कसमें खाते हैं नेटवर्क मार्केट कंपनी की अपने। तो मैं हमेशा, मेरे को दुख होता है और मैं बोलता हूँ यार, कसमें खानी है ना तो उस परिवार की खाओ जिसने तुम्हारी आंखों में अपने सपने देखे हैं। उस वाइफ की खाओ अगर शादीशुदा हो तो, जिसको आप लेके आए अपने घर के अंदर एंड प्रूव करके दिखाओ कि आपका डिसीजन, उसका डिसीजन राइट था आपके घर में आना, राइट? तो अगर कसमें खानी है तो आप अपने घर वालों की खाओ, चीजों की खाओ। नेटवर्क मार्केटिंग केवल एक बिजनेस है, इसको बिजनेस ही रहने दो। और बिजनेस किससे चलता है? टर्नओवर से, राइट? बिजनेस किससे चलता है? टर्नओवर से। बट उससे पहले मैं टर्नओवर की बात करूं तो कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, जन्म क्यों हुआ था? इंडस्ट्री का जन्म क्यों हुआ था? ट्रेडिशनल मार्केट से बीट करने के लिए ना। बट भारत में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बात करते हैं। 457 कंपनीज रजिस्टर्ड है भारत के अंदर, और टर्नओवर हो रहा है 15 से 20 हजार करोड़ मात्र। 15 से 20 हजार करोड़ ही टर्नओवर हो रहा है मात्र। और ये इंडस्ट्री जो है आज 25 साल कंप्लीट कर चुकी है। 457 रजिस्टर्ड कंपनी बता रहा हूँ, वैसे हजारों की संख्या में है, 20,000 कंपनीज है कम से कम, बट टर्नओवर जो हो रहा है वो हो रहा है 15 से 20 हजार करोड़। वहीं अकेली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिनसे आप कंपटीशन करने के लिए जन्म आपने लिया था, वो अकेली कर जाती है 38,000 करोड़। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 10,000 करोड़, नेस्ले 12,000 करोड़, पतंजलि 10,000 करोड़, अब तो 20-25 हजार करोड़ के समथिंग हो गई है ये ऑर्गेनाइजेशन। बट स्टिल
इतना इतना अकेले टर्नओवर ये लोग कंपनीज कर रही हैं। अब बड़ी चीज ये है, लक्स का साबुन खरीदने पे अपॉर्चुनिटी मिलती होगी क्या? पतंजलि का दंत कांति यूज करने पे बिजनेस भी मिलता है क्या? पतंजलि की ब्रांड में पार्टनरशिप भी मिलती है क्या? तो आंसर आता है नहीं। बट स्टिल यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई होप और कोई सेमिनार नहीं है। आपके और मेरे जैसे लोग सुपर संडे नहीं बनाते यहाँ पे। सुपर संडे के अंदर टाई शाई पहन के ऐसे डेडिकेटेडली लोग सुनते नहीं है किसी को, है ना? दिन रात ट्रेनिंग्स नहीं हो रही होती, सेमिनार नहीं हो रहे होते, कोई चिल्लाता नहीं है कि मेरी ऑडी आ गई, मेरी BMW आ गई, मेरे 10 लाख का चेक आ गया। या यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी, पहले महीने में मैंने आते ही 1 लाख रुपए कमा लिए, केवल मैंने प्रोडक्ट यूज किया था इनका और कुछ लोगों को रिकमेंड करा, तो अब मैं पहले महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा की इनकम पे सेट हुआ। राइट? ऐसा कोई कुछ नहीं होता यहाँ पे। बट स्टिल क्या रीजन है कि ये मार्केट को रूल करते हैं। यहाँ पे तो सब होता है, पार्ट टाइम फुल टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, सेमिनार भी होते हैं, होप भी होता है, ड्रीम भी होते हैं, एजुकेशन भी होता है, सपोर्ट भी होता है, फलाना ढिमका बहुत कुछ होता है। बट स्टिल यहाँ टर्नओवर नहीं हो रहा, तो एक टेंशन का बात है और शायद इसी वजह से फाइटो एटॉमी का जन्म हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें, किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? ये तो समझ गए हम लोग की नेटवर्क मार्केटिंग सर एक बिजनेस है, बट बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या होता है? वो होता है धंधा, सेल। राइट? बड़े बड़े वर्ड्स में लिख देता हूं मैं, धंधा। सेल मतलब व्यापार, मतलब ना, इसका धंधे का मतलब व्यापार, धंधा, सेल। राइट? तो ये अल्टीमेट गोल है हर बिजनेस का। जो स्टॉल पे चाउमीन भी बेचता है ना, उसका भी अल्टीमेट गोल क्या है कि रात तक मैं कितने प्लेट चाउमीन बेच लूंगा। आपके यहाँ जो दुकान वाला है ना, उसका भी अल्टीमेट गोल है कि आज मैं कितना धंधा कर लूंगा। जो आपके यहाँ बड़े से बड़ा शोरूम वाला है ना, उसका भी अल्टीमेट गोल है कि मेरा कितना टर्नओवर हो जाएगा। इवन जो भारत का सबसे अमीर आदमी होगा ना, टाटा, उसका भी एक ही गोल रहता है कि मैं कितना बड़ा टाटा का टर्नओवर कर लूंगा, मैं कितना बड़ा जियो का कंजप्शन बना लूंगा। मैं सबका टारगेट जो है वो है टर्नओवर, सेल। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके आप और हम कस्में खाते हैं कंपनियों की, तो गलत है। राइट? तो हमें केवल ये देखना है धंधा कहां हो सकता है, टर्नओवर कहां हो सकता है। तो चलो देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट कैसे धंधा कर रहा है, उनका समझते हैं थोड़ा सा ना, कि अगर वो हमसे अकेली कंपनी 38,000 करोड़ कर रही है, इतना बड़ा बड़ा धंधा कर रही है, कैसे कर रही है। सबसे बड़ी चीज, उनके पास वैरायटी है प्रोडक्ट के अंदर। 35 ब्रांड है हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास, और आप लोगों को फॉर्चुनेट होना चाहिए कि फाइटो एटॉमिक जो है 150 ब्रांड बिल्ड करने जा रही है। 150 ब्रांड्स। केवल हम लोग बातों से नहीं कहते कि हमारा कंपटीशन हिंदुस्तान यूनिलीवर से है, पतंजलि से है, उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। पतंजलि के पास आज 2,500 से 3,000 प्रोडक्ट्स हैं, वहीं हम लोग 15,000 प्रोडक्ट्स, इतने प्रोडक्ट्स तो शायद हम लोग 6 महीने के अंदर लॉन्च कर चुके हैं। राइट? सबको रिगार्ड है, इन कंपनीज को रिगार्ड है, पूरा रिगार्ड है। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की अपनी कैटेगरी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, वेस्लिन से लेके जो क्रीम है, आइसक्रीम तक, सब कुछ ये बनाती है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी चीज है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। मैं बड़ी वेराइटी है इन लोगों के पास प्रोडक्ट्स की। उसके बाद बात करें, एक और इनके पास पावर है, ये सबसे बड़ी पावर है इनकी, जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, मुझे समझनी पड़ेगी, इन पावर ऑफ नेचुरल सेलर। किराने वाले, फार्मा वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, जिम वाले, हार्डवेयर वाले, ये इनके टारगेटेड लोग हैं। धंधा इनके साथ करते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार है नेचुरल सेलर, जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं आया। किराने वाले की, ये नेचुरल सेलर क्यों बड़ी चीज है? ये नेचुरल डिमांड शिफ्टर भी है। नेचुरल डिमांड शिफ्टर का मतलब, किराने के पास आप लक्स लेने गए, उसने कह दिया कि ये नया आया है पियर्स, ये यूज करके देखो, आप ले आए। फार्मा की दुकान पे मैं अभी एक्टिविटी देता हूँ, इस सेशन खत्म होने के बाद 5 दवाई लेके आना, नॉर्मल खांसी जुकाम की ले आना। बट 5 जब दवाई लाओगे तो वो 3 अपने मन की देगा, बोलेगा सेम सॉल्ट है। उसने डिमांड शिफ्ट कर दी। ब्यूटी पार्लर पे आप जाओगे तो आप अपना फेशियल किट लेने फेशियल कराने गए लैक्मे का, उसने कोई और ब्रांड का कर लिया, प्योर रूट्स का कर दिया, किसी का भी कर दिया। ठीक है, तो उधर डिमांड शिफ्ट हो गई। जिम में आप गए, ऑन का प्रोटीन यूज कर रहे थे, अब उसने वे प्रोटीन आपको अल्टीमेट न्यूट्रिशन का दे दिया, डिमांड शिफ्ट हो गई। हार्डवेयर की दुकान पे गए कुछ सामान लेने, उसने डिमांड शिफ्ट कर दी। तो ये नेचुरल डिमांड शिफ्टर्स हैं, ये लोग नेचुरल डिमांड शिफ्टर्स हैं। पतंजलि का कोई भी आदमी घर आके आपको दंत कांति करा के नहीं गया था, दंत कांति करा के नहीं गया था। जो असली ताकत है उनकी, वो नेचुरल सेलर है। बट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज तक ये लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बिजनेसमैन बन के नहीं आए थे और सेल्समैन बन के रह गए। और हमेशा याद रखना, जब आप वो काम करते हो जिसके लिए आप नहीं बने हो, तो आप बड़ा नहीं कर पाते। तो अगर सेल्स करवानी है, धंधा ही करवाना है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कंज्यूमर ग्रुप में लाए ना, जो ऑलरेडी धंधे में एक्सपर्ट है। अगर तुलसी बेचनी है, तुलसी ही बेचनी है, ऐसे इंसान के साथ बेचो ना टीम में लाके, जो हर महीने की बिना कहीं जाए 1000 तुलसी बेचता है, मेडिकल स्टोर वाला। मैं एक ही बात पूछता हूं, कोई भी कंपनी का लीडर मेरे सामने बैठता है, या बहुत सारे लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता आप फाइटो एटॉमी ज्वाइन करो, मैं नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। बट आप जो भी कंपनी कर रहे हो, अगर आपके प्रोडक्ट्स आपकी मोहल्ले के सारे दुकानदार बेचने लगे, तो आप बड़ा कर लोगे क्या?
आंसर आता है, हाँ सर कर लेंगे। मैं कहता हूँ मोहल्ला छोड़ो, पूरे शहर के सारे दुकानदार बेचने लगे कैसा रहेगा? कहते सर बहुत जबरदस्त रहेगा। शहर छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट के सारे बेचने लगे कैसा रहेगा? कहेगा और बढ़िया रहेगा। डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, पूरी स्टेट के बेचने लगे तो कैसा रहेगा? कहेगा सर मजा आ जाएगा, कंपनी का टॉप अर्नर बन जाऊंगा। बट वो सर सपने मत देखो, वो बेचेगा नहीं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स मार्केट से बहुत महंगे हैं कहीं ना कहीं। और अगर बहुत सारी कंपनीज मार्केट रेट चिल्ला के आई भी, जिन्होंने हम लोगों के बारे में बोला, तो उनके यहाँ नेचुरल सेलर कभी नहीं आएगा, कितना भी बोल लो। लोगों का मैं भी वेबिनार देख रहा था, फर्स्ट इनकम रिटेल इनकम होती है ना। उन्होंने पता नहीं एक नई ड्राइव शुरू करा, बाइक दिखानी शुरू कर दी है, मैंने रिटेल से ली, ये ली वो ली। तो आप उतना ही कर सकते हो रिटेल से जो सेल्समैन कर सकता है। नेचुरल सेलर क्यों आएगा फाइटो एटॉमी में, इसके बात करते हैं। ट्रेडिशनल नेचुरल सेलर को जो मतलब है ना, वो आपकी ऑडी मर्सिडीज या 15,000 प्रोडक्ट्स या 1 लाख करोड़ के व्यापार से नहीं है। मैं फाइटो, जो बहुत सारे लोग मेरे साथ हमारी फैमिली का पार्ट है, उनको भी बोलूंगा, उनको केवल एक चीज दिखती है कि मैं मार्जिन बता कितना देगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा। तो किराना का मार्जिन की अगर मैं बात करूं 3 से 10% है, वैसे ये 1% है, मैंने बहुत बोल दिया 3 से 10%, मैंने ले लिया। 3 से 10% है रिटेलर का मार्जिन। किसी के भी पास आप जाओ, मैं भी एक और एक्टिविटी देता हूं, जाना अपने दुकानदार के पास, उससे पूछना इस साबुन को तेरे पे क्या, इस साबुन को बेचने में कितना बचता है? तो बोले 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। जब 40-50 रुपए का साबुन बेच रहा है तब भी। ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाओ, 10 से 15% का मार्जिन है। फार्मा वाले के पास जाओ, अगर एथिकल ड्रग्स है तो 10 से 20% का मार्जिन है। जिम ट्रेनर के पास जाओ तो 15 से 25% का मार्जिन है। वही हम लोगों ने विजन लिया कि अवर मेन टारगेट इज टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। हमने विजन लिया कि हम 60 से 70% एमआरपी से प्रोडक्ट देंगे, और डिस्काउंट भी अगर दे दिया, अगर उसने 10-20% का डिस्काउंट भी दे दिया खुश करने के लिए कस्टमर को, तब भी वो 50% पे बेचेगा। सपोज करके देखो ना, पता आपने 1000, अभी तुलसी का बहुत बड़ा एक मार्केट चल रहा है। मेडिकल वाला तुलसी बेच लेता है 1000 पीस, एक तुलसी पे उसको बचते हैं 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। जो वो तुलसी बेच रहा है 150 रुपए की, आपने अपनी तुलसी 40 रुपए के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा, एक नहीं एक पेटी, राइट। अब 40 की जब आपने इंट्रोड्यूस करी, तो उससे बोला केवल कि तू 150 की नहीं बेचेगा, पूरे शहर में बिक रही है 150 रुपए की, उसने 100 रुपए की भी बेची, तब भी उसको 60 रुपए बचा। जब उसे 150 का बेच के 10 रुपए बच रहे थे, अब 100 का भी बेच के उसको 60 रुपए बच रहे हैं। एक तो वो मार्जिन ज्यादा कमाएगा, पैसा बड़ा कमाएगा, और मार्केट का कंपटीशन खत्म कर देगा, क्योंकि बाकी के जितने मेडिकल वाले हैं वो 150 की बेच रहे हैं, वो 100 की बेच रहे हैं, सेम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। तो धंधा बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी। आपको घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना, इसको प्रोत्साहित नहीं करना कि भाई तू हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले, हमारे यहाँ मर्सिडीज आती है, वो अपने आप लेगा, क्योंकि उसको 60 रुपए दिखता है एक प्रोडक्ट पे, राइट। क्लियर हुआ? ग्रेट। उसके बाद यूएसपी की बात करें फाइटो एटॉमी की, कि यूनिक क्यों है फाइटो एटॉमी। इंडिया की फर्स्ट B2B डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम लोगों को प्राउड होना चाहिए। घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना है ना, सेल्समैन बनना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहे हैं। 15,000 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर, 15,000 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च करे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, जो इतिहास है इतना बड़ा पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का नहीं है किसी के पास। विजन है हमारा 1 लाख करोड़, विजन है हमारा 1 लाख करोड़, कंपनी सोच रही है 1 लाख करोड़ का बिजनेस करने का। एंड यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप लोगों ने फोकस करा, चीजें करा, तो एक एक जने का टर्नओवर 20-20 हजार करोड़ होने वाला है। बाइनरी और जनरेशन का डेडली कॉम्बिनेशन है, और बल्कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अभी तो हम लोगों ने 32 करोड़ का रिवॉर्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जो मार्केट को हिला चुका है, और पूरी वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस तरीके का बिजनेस प्लान शायद मैंने तो नहीं देखा। कॉम्बिनेशन है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, क्योंकि कल ही मेरी कम्युनिकेशन जब हो रहा था, तो बहुत सारी मैंने मैनेजमेंट के साथ और सचिन भैया के साथ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग एक और बहुत बड़ी क्रांति रचने जा रहे हैं, जिससे एफिलिएट मार्केटर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है फाइटो एटॉमी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग प्लान की, यूएसपी फुल टाइम प्लान है, राइट। फुल टाइम प्लान है मतलब कि आप बहुत सारे लोग क्या होते थे ना, जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में फुल टाइम करने लगते थे, और 2-4 महीने थप्पड़ उप्पड़ खा के दोबारा से जॉब पे चले जाते थे। तो क्योंकि मार्केट में पार्ट टाइम प्लान चल रहा है। अब पार्ट टाइम और फुल टाइम में फर्क क्या है? केवल प्लान में देखो, पहले महीने मेरे को 50,000 रुपए जनरेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मुश्किल लग रहा है तो पार्ट टाइम है। यहाँ पे अगर लग रहा है यार 50,000 नहीं, आप 2 लाख रुपए भी कर सकता हूँ, तो फुल टाइम है। अगर किसी को 10-15 हजार रुपए कमाने हैं, तो 10 चार्ली मारनी है बस, 10-11 हजार रुपए कमाने के लिए 10 चार्ली। कैन यू इमेजिन? इस इंडस्ट्री में मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है, मात्र 10 आईडी को स्पॉन्सर करने से, वो भी चार्ली से, आपको 10-12 हजार रुपए की इनकम जनरेट हो जाती है। एफिलिएट इनकम है जो हमारी सबसे हाईएस्ट है। इंडिया का पहला प्लान है जो कैपिंग फ्री है ना। इसका अब क्वेश्चन आता है कि प्लान क्रैश हो सकता है। मैंने यूट्यूब पे पूरा एक डिटेल वीडियो भी डाला था स्टिमुलेशन के ऊपर,
जिसको आप लोग देख सकते हो अगर कोई नया इंसान है तो। डेप्थ बिल्डिंग मॉड्यूल है, यहाँ पे हम लोग डेप्थ पे काम करते हैं, डेप्थ कटिंग नहीं होती, कोई साइड मेंटेनेंस नहीं है, कंडीशन फ्री प्लान है, राइट। तो फाइटो एटॉमी स्टैंड्स फॉर, जब भी फाइटो एटॉमी का नाम आएगा ना तो दो चीज, ये कुछ चीजें आपको याद हमेशा रहेंगी। जैसे ठंडा माने कोका कोला, है ना, इस तरीके से एग्जांपल्स बहुत सारे होते थे ना, डर के आगे जीत है, थम्स अप। तो इस तरीके से ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन चीजों की बात आएगी तो फाइटो एटॉमी का नाम आने वाला है। पहली चीज है हैप्पी कस्टमर हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर। थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है बट डेफिनेटली आपको ये फील्ड में बहुत हेल्प करेगा। सी, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में केवल दो लोग हैं। गेम समझो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुननी है ना, एक ही चीज याद रखना, किसी भी कंपनी में, आज भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ रही हैं और मेरे को बहुत हंसी आती है, लोग उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। मेरे को बहुत हंसी आती है क्योंकि उसमें भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोगों के साथ वजह होती हैं, रीजंस होते हैं, पर्सनली बहुत सारे रीजंस होते हैं जो मैं भी फील करता हूं, कभी कभी लोग फील करते हैं, जिसके चक्कर में लोग डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, बट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पहली चीज ये समझो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसको भी देख रहे हो ना, उसमें भी दो लोग हैं। आपके हमारी कंपनी में भी दो लोग हैं। 20 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आई थी उनमें भी केवल दो ही लोग थे, और 50 साल बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में केवल दो ही लोग रहेंगे। पहला होगा कस्टमर, दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटर। पहला होगा कस्टमर, दूसरा होगा मैं और आप। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को क्या चाहिए कि प्रोडक्ट उसको अच्छे दाम पे मिल जाए और वो कटा फील ना करे, क्वालिटी अच्छी मिले, बेस्ट क्वालिटी मिले। जब वो प्रोडक्ट को पकड़े तो उसको पैकिंग क्वालिटी अच्छी फील होनी चाहिए। पहली चीज तो उसको ये चाहिए, जब वो प्रोडक्ट को देखे तो उसको लगे यार ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली चीज जो उसको चाहिए वो ये चाहिए कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छा हो। और दूसरी चीज क्या चाहिए कि जब वो प्रोडक्ट को खरीदे तो कटा फील नहीं करे। ठीक है, लोग कहते हैं कि सर हमारा ज्यादा महंगा नहीं है, 10 रुपए महंगा है। भाई अगर कहते हैं ना जला तो माचिस का भी जला होता है और पूरी तरह आग लगा दो इंसान में, वो भी जला ही होता है, राइट। तो कटने का मतलब यह है कि अगर 1-2 रुपए भी महंगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए भी महंगा होगा ना, तो प्रोडक्ट को कटा आदमी फील करेगा, आपकी फेस वैल्यू खराब होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो मिट्टी को सोना बना देते हैं, हमें नहीं चाहिए इस तरीके के प्रोडक्ट। सर आप मिट्टी को सोना नहीं बनाते हो, है ना। पहली चीज, आप अपनी फेस वैल्यू बेच के आते हो। अगर आपने वैल्यू, आप अपनी फेस वैल्यू बेच के आते हो, कभी भी आप अननोन मार्केट के अंदर उनको मिट्टी को सोना नहीं बनाते। आप अपने मामा के सामने प्रोडक्ट को मिट्टी को सोना बना के बेचते हो। अब मामा प्रोडक्ट नहीं लेता, मामा भांजे की बात को लेता है ना, कि भांजा कह रहा है तो अपन ने कर लिया। तो वहां फेस वैल्यू बेच के आते हो, राइट। तो हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर, हैप्पी कस्टमर, हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर, दो चीजें हैं। अब कस्टमर बहुत सारी कंपनीज ने हैप्पी कर लिया, मैंने बोला ठीक है, आपने मार्केट रेट के प्रोडक्ट लॉन्च करे, आपने कस्टमर हैप्पी कर लिया, बट डिस्ट्रीब्यूटर का क्या? 15-16 हजार के धंधे पे 300 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होगा? जो लोग आपके साथ डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, जो लोग आपके प्रोजेक्ट के अंदर अपने सपनों को देख रहे हैं, जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, आपसे सैलरी भी नहीं ले रहे, आपसे पैसा भी नहीं ले रहे, आपका प्रमोशन कर रहे हैं, उनका क्या? उनके बारे में सोचा? बातें तो बहुत लोगों ने वीडियो लाइव बनाए, ये करा वो करा, हम लोगों ने नहीं बोला क्योंकि हम लोगों को जरूरत नहीं थी, है ना। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म में आई विल डेफिनेटली से, मेरे को एक ही चीज समझ आती है, कंपनी में दो लोग हैं, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर। आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटर का हक मार लिया। आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटर का हक मार के शोक शाहबाजी कर ली, है ना। बहुत सारी कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या करा आपने? वेयर हाउस बना लिया, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली, ऑफिस बना लिया, जमीनें खरीद ली, किसका हक मार के? चलो कस्टमर से आपने सेल ले ली, बट इस डिस्ट्रीब्यूटर का तो हक मारा ना। तो मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई लोग पर्सनल मत लेना, जनरल मैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोल रहा हूँ जो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें बोलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो फाइटो एटॉमी का नाम आएगा। बाइनरी और जनरेशन के हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या बेस्ट प्लान की बात आएगी तो फाइटो एटॉमी का नाम आएगा। सो ये वो जगह है जहां पे फाइटो एटॉमी स्टैंड करेगा, राइट। अगर हम लोग बात करें बी द पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं क्योंकि ये सेशन हमारा डेली रहता है फ्रेशर्स के लिए, तो इसलिए लिखा है, बट स्टिल आपको बी द पार्ट नहीं करना है, ऑलरेडी यू आर अ पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आपको ये सबसे से पहले समझना है कि आप वो लोग नहीं हो जो किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, वो लोग हो जो इस बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो। और किसी भी कंपनी में, वो जो कंपनीज की मैं बात कर रहा था ना जिनका फेस भी निकल गया, उन कंपनीज के अंदर भी जिन लोगों ने अपने बिजनेस को लॉन्च करा है, आप अपने शहर के अंदर उनका टॉप लीडर उठा के देखो, उसका चेक 5 लाख 10 लाख रुपए से ऊपर होगा ही होगा। एंड यहाँ पे तो हम उनसे 100 टाइम्स बड़ा करने आए हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। सो उसके बाद आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके साथ है, टीएसबी आपके साथ है ना। हम लोग जैसे डेडिकेटेडली आप लोगों के साथ चीजें कर रहे हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है, बहुत रेगुलर सेशंस होते रहते हैं टीएसबी के। फाइटो एटॉमी जैसा मैनेजमेंट आपके साथ है, फाइटो एटॉमी जैसा मैनेजमेंट सच में मैंने अपनी लाइफ में
मेरी वॉइस ऑडिबल है, मे बी मेरा वाईफाई का कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। हाँ ठीक है, मुझे कॉल्स आ गए, वाईफाई का कनेक्शन अनस्टेबल हो गया, सॉरी फॉर दैट। मेरा वॉइस ऑडिबल है, प्लीज ये मेरे को कंफर्म करें, क्योंकि ऑलरेडी सेशन तो मैं कर ही चुका हूँ। मेरा वॉइस ऑडिबल है, प्लीज एक बार कंफर्म करें कोई भी अनम्यूट करके। ओके सर, राइट सर। मेरा वॉइस ऑडिबल है, प्लीज कंफर्म करें एक बार। जी आ रहा है कोई सर, भी, अरुण सर आप कंफर्म करें। आवाज आ रही सर। ग्रेट। बस मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मैं ई बाइक की बात कर रहा था। लोग कहते हैं कि कंपनी ने बिकवाने के लिए लॉन्च कर दी। सर सॉरी टू से, बट आपको एक फैक्ट मैं बता दूं, जब ई बाइक आएगा ना, जब जिस हिसाब से मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से कंपनी फाइटो एटॉमी के अंदर ये प्रोडक्ट देती भी नहीं ना। ऑलरेडी हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम लोग ये चीजें बनाते आए हैं। अगर वैसे भी हम लोग लॉन्च करते ना, तो धंधा तो ऑटोमेटिक हो जाता, क्योंकि मार्केट में डिमांड होगी इस प्रोडक्ट की। हम लोग यूनिक प्रोडक्ट में है। कंपनी चाहती तो डायरेक्टली उसको बेचती मार्केट के अंदर, पैसा बड़ा कमाती। लोग कहते हैं मैनेजमेंट का विजन क्या है, मैं यहां से क्लियर करूंगा। बड़ा पैसा कमाती, आपको कमीशन नहीं देती, मेरे को कमीशन नहीं देती, कोई जरूरत नहीं थी उनको ये प्रोडक्ट इधर लाने की। बट क्यों लेके आई? 52 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ, या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, पीछे भी और बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मैं उस पर क्लेम नहीं करूंगा। बट क्यों लेके आई? कि आपका और मेरा बिजनेस ग्रो करे, क्योंकि कंपनी का विजन एक ही है कि लोगों को ग्रोथ करानी है। मितेश सर का अगर आप विजन देखोगे स्पिरिचुअली, जब वो कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे, गोला सर का इंटरव्यू मैंने शूट कराया था, उसके अंदर उन्होंने विजन बोला, एक ही विजन है। पहले भी वो जब स्टार्ट करे थे, आज भी जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही विजन है जो चलता आया है, कि मैक्सिमम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। मैक्सिमम लोगों को, वो कहते हैं ना, वो उनका ये कहना है कि जो दो ही केवल अब जात रह गई है, गरीब और एक अमीर, और उस गरीब जात से लेके अमीरों वाली चीजों में लाना है। और केवल ये बातों से नहीं होगा। बहुत सारी मैनेजमेंट ऐसी है कि सीईओ लाइव आ गया, एमडी लाइव आ गया, ये वगैरह बातें हो गई, शोशाबाजी हो गई, और प्रोडक्ट्स के नाम पे बैनर आ रहे हैं, पोस्टर आ रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं आ रही है। इन सब कामों से नहीं होगा। ये इसके लिए कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा। और डेफिनेटली मेरे को सैल्यूट है इस मैनेजमेंट को। मैं थैंक यू करूंगा सचिन भैया का, जिन्होंने एक लीड ली और इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के पास लेके आए। मैं सैल्यूट करूंगा जितने भी फाउंडर मेंबर्स, नेशनल प्रमोटर्स हैं। मैं सैल्यूट करूंगा आप लोगों का जो आप इस सेशन में है। मैं सैल्यूट करूंगा ऊपर वाले का कि उसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया, इतना प्यारा नेटवर्क हमें दिया, इतनी प्यारी टीम हमें दी। टीम का मतलब केवल मेरा पर्सनल टीम नहीं है, टीम का मतलब ओवरऑल जिन लोगों के सबको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और इतने प्यारे हमें होस्ट दिए, है ना, अरुण सर, जिनके थ्रू बहुत सारे सेशंस में अपने को बहुत कुछ अच्छा मिलता है। और ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग दिए जो अभी वीडियो को ऑन करे हुए हैं, और बाकी जो वीडियो को ऑन नहीं करे हैं वो भी सारी चीजें ठीक है। सो